नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट हुई 2-3 दिन पहले। एक न्यूज़ आई कि टर्किश ट्रूप्स ने बलूचिस्तान के और अफ़गानिस्तान-बलूचिस्तान के बॉर्डर रीजन के ऊपर एक स्पेशल ऑपरेशन करा। ये स्पेशल ऑपरेशन के अंदर एक आईसिस का बंदा को पकड़ के वो लेके गए हैं। लेकिन उस आईसिस के बंदे को जैसे ही वो पकड़ के लेके गए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ आई। नाउ ये जब इंटरेस्टिंग सी चीज़ आई, तो आपने देखा कि साहब कि पूरी तरह से अगर आप इसको देखेंगे एक बड़ा डिफरेंट सा एंगल है। क्योंकि जब आप टर्किश ट्रूप्स को पाकिस्तान के अंदर देखते हैं, तो एक सवाल बड़ा सबसे पहले उठता है कि यार क्या ये परमानेंट प्रेज़ेंस है या फिर ये एक टेम्परेरी प्रेज़ेंस है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस था मुरीद के अंदर, आपने जब उनके जो ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ऊपर बॉम्बिंग करी, तो हमने ये पाया कि वहाँ पर टर्किश ट्रूप्स मारे गए और 3 से 5 टर्किश ट्रूप्स की डेथ के ऊपर काफ़ी क्लैरिटी है कि भई कहीं न कहीं ये ठुके हैं। व्हेन वी सी दैट और हमने देखा कि भई इनको बताया गया कि नहीं-नहीं वो तो एक बॉर्डर फाइट में वहाँ पर टर्की के आस-पास मारे गए, बट दैट वाज़ ऑल रॉन्ग। अभी देखते हैं कि भई ये भी एक ऑपरेशन किया गया। मेरे हिसाब से मैं अगर इसको अर्ली एनालिसिस बोलूँ कि कोई परमानेंट ट्रूप प्रेजेंस नहीं है, बट टर्किश इंटेलिजेंस की प्रेजेंस ज़रूर दिखती है। शॉर्ट साइकिल स्पेशल मिशंस दिखते हैं, ट्रेनिंग एडवाइजरी दिखती है, काउंटर टेररिज्म के बारे में चीज़ें दिखती है और कहीं न कहीं पाकिस्तान की तरफ से भी एक ओपन एंडेड इनको इनवाइट दिया गया है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि बलूचिस्तान के पास एक बंदा है जिसका नाम है मेहमेत गोरिन, इसको पकड़ा गया, एक बड़ा सीनियर आईसिस के का ऑपरेटिव है। तो ये भी बड़ी हैरानी वाली चीज़ है क्योंकि टर्की और पाकिस्तान दोनों आईसिस के को सपोर्ट करते हैं। तो अगर ये सपोर्ट करते हैं तो अपने बंदे को क्यों पिकअप कर रहे हैं? तो इसके ऊपर भी सवाल उठते हैं कि यार ये चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि कहीं न कहीं ये बंदा अपने गेम से अलग हो चुका था। इसकी लॉयल्टी जो थी ना वो पाकिस्तान के साथ थी, ना वो अंकारा के साथ थी। तो ये इसकी लॉयल्टी अब प्योर ब्रेड आईसिस के बन चुकी थी। जब ऐसा कुछ होता है तो फिर सवाल उठाने शुरू करते हैं ये लोग एंड जहाँ पर ये सवाल उठाने शुरू करते हैं, वहाँ पर जो इनके आप अब्बा होते हैं, उनको वो पसंद नहीं आता है। तो ये एक रीज़न बनता है कि भैया इसको कहीं से उठाया गया हो। अब पाकिस्तान की जो जिहाद स्पेस है, उसके अंदर टर्की का खुले में आना इज़ क्वाइट अ वेरी, वेरी डिफरेंट थिंग। क्योंकि ये जो आईसिस के जो जितने भी ऑपरेटिव्स हैं, ये लोग यूज़ किए जाते हैं इन लोगों की तरफ से टू कंडक्ट अटैक्स इन वेरियस डिफरेंट कंट्रीज़। आईसिस के का हमने देखा जिस तरह से ईरान में अटैक हुआ। हमने ये देखा कि भई उसके बाद रशिया में 2 बारी अटैक हुआ। भारत के अंदर लिंक्स आ रहे हैं उसके। एंड आईसिस के को भी अभी रिसेंटली भी देखेंगे, मॉस्को के अंदर सुसाइड बॉम्बिंग हुई है। ऑल्दो लेकिन उसके बारे में किसी ने कुछ बोला नहीं है कि ये कहाँ से इसका ओरिजिन है, कहाँ से नहीं है। बट अगर ऐसा जब आता है तो सबसे पहले एक जो बोलते हैं ना डाउट उस तरफ से ही निकलता है। कन्फ्यूजन क्यों है? कन्फ्यूजन इसलिए है कि यार अगर आप ये दोनों चला रहे हो तो फिर कैसे ये बंदा साइड हो सकता है? क्योंकि देखो ये चलाते तो भैया बड़ा चीज़ है, मेरे हिसाब से ये इनको प्रोटेक्शन देते हैं और कहीं न कहीं अपने लिए यूज़ करते हैं। तो इसको सीट देते हैं, टॉलरेट करते हैं, रीडायरेक्ट करते हैं, थोड़ा चीज़ें भी दे देते हैं, थोड़ा ये भी दे देते हैं, थोड़ा वो भी दे देते हैं। अपने जो इकोसिस्टम एस्टेब्लिश्ड हैं उसके अंदर इनको ऑपरेट भी करने देते हैं। बट आईसिस के एक ऐसी बला है जो किसी के कंट्रोल में नहीं आई और ये चीज़ इन लोगों को सीखनी चाहिए थी अमेरिका की तरफ से। सीरिया में जब आईसिस के की जो बनावट हुई थी, वो हुई थी किसके लिए? वो हुई थी बशर अल-असाद को पावर से निकालने के लिए। बशर अल-असाद क्या नाम है आपका सीरिया में डिक्टेटर थे, वो एक शिया थे, आईसिस के एक सुन्नी ऑर्गनाइज़ेशन थी, सुन्नी ग्रुप था, उसको यूज़ किया गया कि सीरिया में से इनको बाहर किया जाए। उसके बाद हुआ क्या, ये हाथ से निकल गए, इन्होंने वहाँ पर ज़मीनें हथियानी शुरू कर दी, ऑयल वेल्स हटाने शुरू कर दिए और आप सबको पता है, अमेरिका का जभी भी तेल के बारे में आता है, तो अमेरिका एकदम वहाँ पर खड़ा हो जाता है और तो आपने देखा फिर अमेरिका ने आके बॉम्ब-वॉम्ब करके उसको उड़ा दिया। और ये चीज़ें आपको पता होंगी कि ये ओबामा के टाइम पे हुई थी एंड उसके बाद ओबामा के बाद जब डोनाल्ड ट्रम्प आए, उन्होंने 2017, 2018 के करीब में काफ़ी बॉम्बिंग करी थी। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इन लोगों ने बॉम्बिंग करी थी रशिया के साथ काम करके, राइट? उस टाइम पे इज़राइल और रशिया साथ में काम करते थे।
अमेरिका भी इस रीजन में कहीं न कहीं रशिया के साथ काम करता था कि इनको यहाँ से निकालो क्योंकि ये ऑयल का भी फ्लोज़ को वो कर रहे हैं। तो अगर अभी इस टाइम पे टर्की की जिहाद की डॉक्ट्रिन को देखें वो क्या है? वो प्रेशर डालने के लिए यूज़ की जाती है, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए यूज़ की जाती है, मोबिलाइज़ेशन के लिए यूज़ की जाती है और डिस्टेबलाइज़ेशन के लिए यूज़ की जाती है। बट 3-4 पाकिस्तान की तरह एकदम ब्लाइंड जिहादिस्ट नहीं है टर्की। टर्की के पास एक 3 उसने रेड लाइन्स बना रखी हैं, कि यार आप टर्किश सॉइल पे अटैक नहीं करोगे। जो इस बंदे ने करा था आई थिंक 2012 नहीं 2018, 19-20 के करीब में इसने आई एम मेबी मिस्टेकन 20 या 22 के करीब में इसने एक बड़ा अटैक किया था टर्की के ऊपर। तो आप टर्की पे अटैक नहीं कर सकते। अपने आप प्लानिंग आप कर नहीं सकते कि साहब जो भी प्लान है हमारे साथ आके बताइए। एंड देखिए ये जो कैलिफेट-वैलिफेट है ये आपको भी पता होना चाहिए, सीनियर कमांडर्स को तो पता होना चाहिए कि ये एक धूल है, ठीक है? ये वो टुच्चों को जो सड़क पे बंदे हैं उसको उठाने के लिए ठीक है बट ये एक एक हूल है। अब उस हूल को अगर आप सच्चाई मान लोगे तो फिर भैया आप हाथ से चले जाते हो, फिर आप हो जाते हो एक्सपेंडेबल। अब इसको साइड किया गया, कहीं न कहीं अपनी तरफ से एक नैरेटिव बनाने के लिए भी। पाकिस्तान क्यों अलाउ करेगा? पाकिस्तान को टर्की से कुछ चाहिए क्योंकि उसको इस टाइम पे पता है कि भैया अभी ठुकाई होने वाली है। तो एक शिप आई है, कुछ रेडार्स आए हैं, कुछ ड्रोन्स आए हैं और ये सब चीज़ें आ गई हैं, तो टर्की ने बोला होगा मुझे ये चाहिए, जी आके ले लो, हमको ये दे दो। और ऐसी ही कुछ चीज़ पाकिस्तान ने अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी करी है, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ इन्होंने जाके एक बंदे को मतलब पकड़-पकड़ के वापस उसको वहाँ दे देंगे। तो ये चीज़ तो नजम सेठी ने बड़ी क्लियरली बोली थी कि जभी भी किसी बड़े का विज़िट होता है, तो ये जाके एक बंदे को उठा लेते हैं एंड उस बंदे को उठा के फिर दे देते हैं और इन लोगों ने ये पहला भी करा था सो कॉल्ड एबी गेट बॉम्बिंग के बॉम्बर के साथ। वो बंदा एक्चुअली एक लो लेवल मैसेंजर था, ही वाज़ नॉट द हेड ऑफ आईसिस जैसे इन लोगों ने क्लेम करा था। एंड डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपनी इनॉग्रेशन स्पीच जो उसने कांग्रेस में दी थी, वहाँ पर जाके बड़े छाती पीट के बोला था, देखो मैंने क्या कर दिया, एबी गेट के बॉम्बर जो बाइडेन नहीं कर पाया, वो मैंने कर दिया एंड दिस एंड दैट, ऑल दैट ही सेड। तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, एक एक कहीं न कहीं यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक सॉर्ट ऑफ एक एक प्रिंसिपल यहाँ पर चल रहा है। नाउ यहाँ पर हमको एक अलग से एक चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि कहीं न कहीं एक जो आईसिस का लिंकेज है उसके अंदर इनको एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पाकिस्तान करेगा तो भैया यहाँ पर आईसिस जो बैठा हुआ है वही ठोकेगा आके, तो बाहर से किसी को बुला लो। हुँ। एंड देखिए ये चीज़ें आईसिस की मेन लीडरशिप के बिना करना पता नहीं इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग क्योंकि पहले भी इन लोगों ने करा है एंड आईसिस का इनके ऊपर ब्लो बैक नहीं आया है। वी विल हैव टू सी अगर इस टाइम पे ब्लो बैक आता है देन यू नो दैट द गेम इज़ फ्लिपिंग अदरवाइज़ यू नो कि ये एक स्क्रिप्टेड गेम है और आईसिस से भी बात करके इन इसको साइड किया गया है। पाकिस्तान का क्या रोल है? पाकिस्तान चाहता है कि इस टाइम पे टर्की की थोड़ी एक्सपर्टीज़ आए, उसको पता है अमेरिका बड़ी-बड़ी बातें करता है लेकिन कुछ करेगा नहीं। चाइना कुछ दे भी देगा लेकिन जिस तरह की हेल्प उसने पिछली बारी करी थी वो नहीं करेगा। इस बारी टर्की को बोल रहा है कि साहब थोड़ी हेल्प करो, क्योंकि टर्की की हेल्प उसको चाहिए बांग्लादेश के अंदर और टर्की बड़ा खुश है कि भैया इस रीजन के अंदर उसकी अपनी अ, अपनी जो उसका आइडियोलॉजिकल बेंट है और जो उसका इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ही लाइक्स दैट तो ठीक है। आईसिस के यूज़फुल है अगेंस्ट द तालिबान, अगेंस्ट ईरान, अगेंस्ट रशिया, अगेंस्ट अफ़गानिस्तान इन टोटल, अगेंस्ट इंडिया, कहीं पे भी आप इसको भिड़वा सकते हो, काला झंडा खड़ा कर दो और बंदे शुरू हो जाते हैं। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा यहाँ पर गेम है और यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया कि आईसिस की रिक्रूटमेंट भरने के लिए एलईटी, जेईएम और हिज़्बुल मुजाहिदीन और इन सबको बोला गया है कि आप इनके लिए आप ज़रा रिक्रूटमेंट करो क्योंकि यहाँ पर एक वो डिनायबल एसेट हो जाता है जो नगरहार में बैठा है अफ़गानिस्तान-पाकिस्तान बॉर्डर के बीच में। तो पाकिस्तान ये ज़्यादा चाहता है कि ये उस तरफ चले जाए ताकि उसका नाम कम आए, एफएटीएफ में नाम कम आए और जैसे आप दिल्ली ब्लास्ट का भी इन्वेस्टिगेशन मेरा देखते हैं जहाँ पे मैंने बोला है कि भैया एक अननेम्ड आउटलेट है, ठीक है? अभी तक उसका नाम नहीं लिया गया है, ऑफ कोर्स आगे जाके नाम भी आएगा। तो व्हाई डिड टर्की एक्ट? क्योंकि देखिए टर्की की अपनी एक इंसेंटिव है जहाँ पर वो दुनिया पे भी दिखाना नहीं आई एम नॉट प्रो दिस थिंग मैं एर्दोगान द मुस्लिम ब्रदरहुड का लीडर नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। एंड पाकिस्तान को भी ये दिखता है कि यार चलो ठीक है इधर-उधर आ जाओ और वैसे भी अगर हम लोग इस टाइम पे मेडिटेरेनियन में ऑपरेट कर रहे हैं, टर्की का एक इंटरेस्ट रहेगा कि वो यहाँ पर ऑपरेट करें ताकि एक कहीं न कहीं कोऑर्डिनेटेड प्रेशर आए। बट वो कोऑर्डिनेटेड प्रेशर देखिए ग्रीस इज़ अ वेरी सॉलिड कंट्री उसके पास सब कुछ है, यहाँ पर पाकिस्तान इज़ अ लल्लू कंट्री और कुछ भी नहीं है। तो टर्की का एक थोड़ा-सा लूजिंग हैंड है इसके अंदर। आईसिस नोड्स अगर आप देखेंगे कि भैया जो मीडिया नैरेटिव है वो यहीं से चलता है।
लॉजिस्टिक्स का पूरा जो गेम है, जो यहीं से चलता है क्योंकि रशिया के जो बॉम्बर्स थे जिन्होंने मॉस्को में अटैक किया था, उनकी ट्रेनिंग एफपाक के रीजन के बीच में हुई थी। फॉरेन फाइटर्स की ट्रांजिट और उसके पासपोर्ट्स और ये सब चीज़ें सारा कुछ ये पाकिस्तान में बनता है। उसके बाद फाइनेंशियल नोट जो हैं वो टर्की और पाकिस्तान के बीच में है। जैसे हमने दिल्ली ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेशन में भी देखा कि ये बाहर निकला एक बंदा है, इस्मानुल्लाह कोलोज़ाई जो उधर पे बैठा हुआ है। 2021 से उसको सैंक्शन करा हुआ है। वो काफ़ी ये क्रिप्टो-विप्टो के अंदर ऊपर-नीचे करके काफ़ी पैसे-वैसे देने की इसकी कैपेबिलिटी रखता है। अब टर्की ने भी उसको सैंक्शन कर रखा है लेकिन उसको जेल में नहीं डाला, वो बाहर घूम रहा है एंड उसके ऊपर तो सैंक्शन इसी का था कि साहब वो तो आईसिस को फंडिंग करता था। तो एक मिलीभगत हमको दिखती है यहाँ पर, ठीक है? एक मिनी भगत दिखती है, लेकिन एक बड़ा चीज़ यहाँ से निकलता है कि आईसिस के इज़ गेटिंग टू बी अनमैनेजेबल। क्या ये इनके हाथ से निकल रहा है? ये चीज़ हमको आगे जाके देखनी पड़ेगी। प्रॉक्सी जिहाद का जो आर्किटेक्चर है पाकिस्तान के अंदर, क्या पाकिस्तान का कंट्रोल उतना नहीं था, जितना उसके पास था ताकि उसको कहीं और से किसी को बुलवा के ये काम कराना पड़ा? अब ये 3-4 सवाल होंगे जो आगे जाके हमको पता करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी खबरें ये भी आ रही हैं कि ये आईसिस-के के साथ ईटीआईएम वाले जो चाइना एंटी चाइना ग्रुप हैं, वो भी मिल चुके हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि अगले 1-2 साल के अंदर वहाँ पर चाइना में भी कुछ काम शुरू किया जाए। इंडिया एंगल इसका क्या है कि भैया टर्की के पास एक थोड़ी-सी प्रेज़ेंस बनती है, आईएसआई की रियल लिमिट्स क्या हैं और आईएसआई के नेटवर्क्स क्या हैं, वो सीखेगा। बट कहीं न कहीं जो एक पाकिस्तानी डिनायबिलिटी थी कि भैया हमारे पास ये सब नहीं होता, वो ज़रा अब कचरे के डिब्बे में जाके गिर चुकी है। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर निकलती है, टर्की इज़ द सीनियर पार्टनर इन दिस। ठीक है? एंड तभी हम बोलते हैं भारत के अंदर कि भैया टर्की के जितने भी आपके जो फुटप्रिंट है, उसको ज़रा साफ करिए। ठीक है? दिस इज़ नॉट अ डिफीट, दिस इज़ नॉट एनीथिंग, दिस इज़ प्रोबेबली अ स्ट्रैटेजिक मैसेज एंड एक असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन कि यार इस जगह पे क्या-क्या सिचुएशन है और हमको क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी आगे जाके टू एक्चुअली लुक एट दिस गेम। ठीक है? तो ये बड़ा टेढ़ा-सा सिचुएशन है, इसको देखेंगे होता है क्या आगे, बट तब तक सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और हाँ, इसके अंदर एक और एंगल ये है कि लीबिया का आर्मी चीफ वो जो जिससे वो मिला था, जिसके साथ फोटो आई थी, वो तो ठीक है। बट आर्मी चीफ तो मिला और वो जब टर्की गया, टर्की में उसका जहाज फट गया। तो क्या ये एक रिटेलिएशन है, क्या नहीं है? बिकॉज़ लिगिया लीबिया इज़ अ यू नो बुरे हाल है वहाँ पर। तो ये सिचुएशन अभी खुली है, ये और खुलेगी। वी विल अपडेट यू। ऑल्सो अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यूज़ द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं रात को ब्रिगेडियर पांडे के साथ, तब तक नमस्कार।